संस्कृतभाषा सर्वेषां भाषानां जननी अस्ति। अर्थात संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं की जननी है। मैं जयप्रकाश मौर्य आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत करता हूँ। आइए हम सभी संस्कृत की परिभाषा को संस्कृत में जानें, इसके बाद संस्कृत की परिभाषा को हिंदी में जानें। तो आइए बच्चों, पहले संस्कृत की परिभाषा को संस्कृत में बोलते हैं। संस्कृतेन जायते संस्कारः तेन शब्दस्य इति संस्कृतम्। संस्कृतेन जायते संस्कारः तेन शब्दस्य इति संस्कृतम्। बच्चों, ये संस्कृत की परिभाषा संस्कृत में है। अब इसके बाद संस्कृत किसे कहते हैं, आइए हिंदी में जानें और इसका अर्थ क्या है। तो संस्कृत का अर्थ है संस्कार की हुई भाषा। व्याकरणादि दोषों से रहित भाषा को संस्कृत भाषा कहते हैं। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है स्पष्ट उच्चारण करना। अतः भाषा मनुष्य के उस व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य शब्दों का उच्चारण करके अपना व्यवहार चलाता है। तो ये रही बच्चों संस्कृत की परिभाषा संस्कृत में, और इसके बाद संस्कृत की परिभाषा हिंदी में। तो आइए अब हम सभी व्याकरण की परिभाषा को जानें। व्याकरण का निर्माण कैसे हुआ और इसकी उपयोगिता क्या है, क्योंकि व्याकरण के बिना हम किसी भी भाषा को ना तो शुद्ध लिख सकते हैं, ना ही शुद्ध बोल सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। तो आइए व्याकरण की परिभाषा को संस्कृत में पहले जानें और इसका निर्माण कैसे हुआ ये जानें। तो वी धन आ धन करण बराबर व्याकरण। अर्थात अब इसकी परिभाषा व्याकरण की परिभाषा संस्कृत में जाने। व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन असौ व्याकरणम्। आइए बच्चों फिर से बोलते हैं एक बार। व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन असौ व्याकरणम्। आप सभी मेरे साथ एक साथ बोलें। व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन असौ व्याकरणम्। तो बच्चों ये रही व्याकरण की परिभाषा संस्कृत में। अब आइए इसी व्याकरण की परिभाषा को हिंदी में पढ़ते हैं, ताकि आप लोग किसी के भी बताने पर या पूछने पर संस्कृत में भी बता सकें और हिंदी में भी बता सकें। अर्थात इस व्याकरण की परिभाषा जो संस्कृत में है उसी की हिंदी लिखी हुई है। अर्थात जिसकी सहायता से शब्दों के पृथक पृथक यानी अलग अलग भागों का पूर्ण विवेचन यानी पूर्णतया स्पष्ट होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। एक बार फिर से इसको सुन लीजिए। अर्थात जिसकी सहायता से शब्दों के पृथक पृथक भागों का पूर्ण विवेचन होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की सहायता से ही किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखा जा सकता है। तो बच्चों संस्कृत की परिभाषा को और व्याकरण की परिभाषा को संस्कृत में और हिंदी में आप सभी कंठस्थ कर लीजिएगा। तो आइए अब इसके आगे की कड़ी को अभी बताते हैं। पहले इसको बगल कर दें। तो अब इसके सामने हम लाए हैं आपको वर्ड, जो कि व्याकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है। वर्ड के बिना किसी भी
शब्द का निर्माण नहीं हो सकता है और किसी भी शब्द के बिना वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए आइए सबसे पहले हम वर्ण को जानें। तो बच्चों, वर्ण का अर्थ है अक्षर या ध्वनि। ध्वनि का मतलब ये आवाज़ होती है जो हमारे मुंह से निकल रही है। तो वर्ण का अर्थ है अक्षर या ध्वनि। मुख से निकली हुई वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका विभाग न हो सके, जिसको बांटा न जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। तो आई समझ में आप सभी को? जैसे अ, ई, उ, हलंत युक्त क, च, ट, त, प इत्यादि। तो आइए बच्चों, अब वर्ण की परिभाषा को जानने के बाद हम सभी वर्णों के भेद के बारे में जानें। ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो आइए देखते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर वर्ण, जिसे अच वर्ण भी कहते हैं। दूसरा है व्यंजन वर्ण, जिसे हल वर्ण भी कहते हैं। तो पहला है स्वर वर्ण। आइए स्वर वर्ण की परिभाषा को जानें। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, ताकि आप लोगों से किसी ने भी यदि पूछ लिया तो आप आसानी से उसको बता सकें। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, री आदि। तो इनकी संख्या कुल 11 है। अब आइए दूसरा व्यंजन वर्ण, यानी जिसे हल वर्ण भी कहते हैं। तो आइए अब इसको जानें, इसकी परिभाषा क्या है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हलंत युक्त क, च, ट, त, प आदि। तो एक मन में आपके प्रश्न उठ रहा होगा कि ये हलंत युक्त क हो गया, तो अब स्वर वर्णों की सहायता से कैसे याद किए उसको बोला जाएगा। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जब ये हलंत युक्त आधा क जिसे कहते हैं, अगर इस तरह से लिख दिया गया तो इसका उच्चारण असंभव है। ये स्वर वर्णों की सहायता से बोले जा सकते हैं। तो अगर किसी भी स्वर को इसकी सहायता दे दी जाती है तो यह आसानी से बोला जा सकता है। जैसे अब यहाँ पर यदि हम इसके सामने यहाँ पर आ जोड़ देते हैं तो बराबर का हो जाता है। यदि इसी क में यदि हम ई जोड़ देते हैं तो की हो जाता है। यदि क में यदि अ जोड़ देते हैं तो ये क हो जाता है आदि। इसी तरह से तमाम अक्षरों में इसको जोड़ा जा सकता है। तो बच्चों, अब इस वीडियो के बाद अब हम अगले एपिसोड में फिर से इसको परिवर्तन कर रहे हैं। इसका फिर आपको अगला चैप्टर बताते हैं। तो आइए अब इसके बाद बच्चों, अभी तक आपने वर्ण जाना, वर्णों के भेद जाना, और फिर अब इसके बाद स्वर वर्ण के भेद बताते हैं आपको। ठीक है? तो आइए स्वर वर्ण के बारे में जानें। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? वेरी गुड, 3 प्रकार के होते हैं। तो ह्रस्व स्वर, पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। तो अब इन सभी की परिभाषाओं को पढ़ने से पहले हम आपको एक श्लोक बताना चाहते हैं और उसको भी याद कर लेंगे तो अत्यंत सहायता मिलेगी इन सभी की परिभाषाओं को याद करने में। तो तैयार हो जाइए बच्चों और याद करने का भी प्रयास कीजिएगा। एकमात्रो भवेत ह्रस्वः
द्विमात्रो दीर्घोच्यते त्रिमात्रश्च प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम्। तो अब इस अर्थात इस श्लोक के बारे में, इस श्लोक का अर्थ ये है कि एकमात्रो भवेत ह्रस्वः, ह्रस्व स्वर में एक मात्रा होता है, और द्विमात्रो दीर्घोच्यते अर्थात दो मात्रा वाले वर्णों को जिनका उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और त्रिमात्रश्च प्लुतो ज्ञेयो, और जिनके उच्चारण करने में तीन मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। और व्यंजन में आधा मात्रा होता है, अर्थात ये स्वर वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सभी ह्रस्व स्वर के बारे में जानें। ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या है और वह ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, रील, री, ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। इनकी संख्या सिर्फ 5 है, इनके अतिरिक्त छठवां नहीं है। तो आइए दूसरी परिभाषा जाने, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो दीर्घ स्वर ऐसे वर्ण हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। तो बच्चों ये 8 दीर्घ स्वर हैं, इनकी संख्या 8 है। तो आइए अब प्लुत स्वर के बारे में जानें। प्लुत स्वर किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, यह स्वर त्रैमात्रिक होता है। यह प्रायः वेद शास्त्रों में ही पाया जाता है, इसका अन्यत्र प्रयोग नहीं मिलता है। तो बच्चों अब इस चैप्टर के बाद अब हम दूसरे चैप्टर में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो पहले इसको बदल देते हैं। तो अब इसके बाद अब हम सभी व्यंजन वर्ण के भेद को पढ़ेंगे। तो व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। और अब इसके बाद स्पर्श व्यंजन के बारे में जानें। तो स्पर्श व्यंजन क्या है। ये जब आवाज़ हमारे हृदय से निकलती है तो मुख के कुछ भागों का स्पर्श करती है। जब हमारे कुछ मुख के ताल को, दांत को, ओष्ठ को और जिह्वा को आदि को स्पर्श करके निकलती है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए स्पर्श व्यंजन का एक सूत्र है कु, चु, टू, तु, पु। तो अब यहाँ पर स्पर्श व्यंजन के कुल 25 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 25 वर्ण। तो कु कहने का मतलब है क वर्ग से, चु कहने का मतलब है च वर्ग से, टू कहने का मतलब है ट वर्ग से, और तू कहने का मतलब है त वर्ग से, और पु कहने का मतलब है प वर्ग से। बहुत अच्छा। तो क वर्ग बराबर क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग का मतलब च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ, ड़।
त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। तो बच्चों अंतस्थ, अब आ गए आप अंतस्थ की तरफ। तो अंतस्थ में भी कुल 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण में कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। और फिर इसके बाद ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन जो कि वायु की रगड़ से जो ऊष्मा पैदा होती है इन अक्षरों के बोलने से, इनकी संख्या भी 4 है। तो श, ख, स, ह। अब एक नोट है यहाँ पर, निर्देश इसको कहते हैं छ, त्र, ज्ञ। ये अलग से कोई व्यंजन नहीं है। बच्चों आप सभी के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये क से लेकर के हमने ह तक बताया, लेकिन छ, त्र, ज्ञ का इसमें चर्चा नहीं किया गया। तो ये अलग से कोई व्यंजन नहीं है, बल्कि ये संयुक्त व्यंजन है। ये इन्हीं वर्णों के मेल से ये वर्ण बनते हैं। तो जैसे आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो ये हलंत युक्त क और स मिलने से क्ष, अर्थात जिसको आप सभी छ कहते हैं, तो इसका निर्माण होता है त हलंत युक्त और र के मेल से त्र और हलंत युक्त ज और इय मिलकर के ज्ञ का निर्माण करते हैं। तो बच्चों अभी तक आपने व्यंजन वर्ण के भेद के बारे में जाना। अब आइए वर्णमाला के बारे में जानते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो धन्यवाद बच्चों।